क्या कर सकता है? अभी तक जो आपके तबसरे के मुताबिक और जो हक़ाइक़ बता रहे हैं वो ये कि इतनी मरबूत प्लानिंग थी इसराइली एजेंसी और उसकी फोर्सेस के दरमियान कि ईरान संभल नहीं सका और उसकी सारी तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई। यहाँ तक कि चकमा दिया गया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ईरानी हुकाम को कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि रात के इस पहर भी ये अटैक हो सकता है। एक तो ये कि इसराइल का ये इल्ज़ाम लगाना कि ईरान एटमी बॉम्ब बना सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुँच चुका है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। दोनों बयानात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान दर्दनाक इंतकाम की बात कर रहा है, जहन्नुम का दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है, मज़ा चखाने की बात कर रहा है। ईरान क्या करेगा इसके बाद? इस वक्त तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है मेरा ख्याल। देखिए, अभी पहली खबर तो यह है कि उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट इसराइल। पता नहीं कब के वो चले हुए हैं ड्रोन्स और कब पहुंचेंगे, और रास्ते में ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं या जो अमेरिकन एलाइज हैं या इसराइल के एलाइज हैं, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, वहाँ उनमें से मेजॉरिटी तो वहीं शूट डाउन कर दिए जाएंगे। ड्रोन्स आर स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सो आई थिंक वो जो अटैक है वो तो कुछ हद तक रिपल्स हो जाएगी। उसके बाद ईरान इज थ्रेटनिंग टू लॉन्च मिसाइल्स। दे हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड दे कैन लॉन्च देम, मगर इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट मिसाइल्स इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, और रास्ते में अगेन दे विल बी अटेम्प्टेड विद अमेरिकन हेल्प टू डिफ्यूज देम। तो मेरा अपना ख्याल है कि ईरान थ्रेटन तो कर रहा है कि न्यूक्लियर जैसा रिस्पॉन्स हम करेंगे, बट अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अभी वो सम स्क्रू ड्राइवर्स टर्न अवे फ्रॉम द वेपन। फिर वो वेपन के अलावा भी उसकी लॉन्च का भी होता है, उसकी ट्रिगर का भी होता है, एंड ऑल दीज इश्यूज। और अभी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कहते हैं 50 से 60% हुई है। इसको टू मेक अ गुड बॉम्ब यू हैव टू गो अप टू 90%। डर्टी बॉम्ब तो आप कर सकते हैं 70% पे भी, बट आई थिंक ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स राइट नाउ। तो इसीलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इसराइल ने, एंड आई थिंक इट्स बीन लार्जली सक्सेसफुल। अब ईरान करेगा क्या? अगर ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन को अटैक करता है इन द मिडल ईस्ट, तो फिर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बिकॉज अभी भी डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि अगर इसको हमने ईरान को कंट्रोल कर लेते हैं और रिजीम चेंज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते, लाइक दे डिस्ट्रॉयड लिबिया, लाइक दे डिस्ट्रॉयड टू बिगिन विद इराक, एंड देन दे डिस्ट्रॉयड द अदर कंट्रीज, सीरिया फॉर एग्जांपल, तो दैट इज द प्रेफर्ड ऑप्शन। मगर अगर वो नहीं है, तो अगर उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक किया, जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और जिसमें एविडेंस भी है कि the Americans were involved in aiding and abetting Israel, तो फिर I'm afraid this will become bigger, and they will foment chaos in Iran, assassinations in Iran, bombings in Iran, separatist movements in Iran। एक नया सिनारियो शुरू हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा इराक में जो इन्होंने किया था और जो सीरिया में हुआ। दैट इज हाउ ये डिसमेंटल करते हैं। और सीरिया जैसा इतना बड़ा मुल्क with a great history and ancient civilization, Iraq same way, so Iran is also in the same situation, और ठीक है, it's a long bigger civilization and so on, and a stronger country and very motivated, but at the end of the day आपने देखा कि किस किस्म का रिएक्शन या रिस्पॉन्स आया from the international community। very interesting। पाकिस्तान ने कंडेम किया जी, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, यूएई ने कंडेम किया, ओआईसी भी कंडेम करेगी, मगर यूरोपियन नेशंस ने जी उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि एस्केलेशन को रोका जाए जी। ये इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो हर एक का बयान ये है कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए, रोको, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है या ये कंडेम किया है ओपनली, लाइक से पाकिस्तान ने जैसे किया है या इवन सऊदी अरेबिया ने जैसे किया। तो आई थिंक इसका मतलब ही ये है कि दिस इज डोनाल्ड ट्रंप्स प्लान कि एस्केलेशन को रोका जाए, और रोक के फिर डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्ले सम रोल, जिसमें रेजिम चेंज भी हो जाए, ईरान की लंबी चौड़ी डिस्ट्रक्शन ना हो, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉरएवर एंड फॉरएवर खत्म कर दिया जाए। दैट वुड बी द मोटिव बिहाइंड दिस, कि एस्केलेट ना करें, बिकॉज इशारा किसकी तरफ है? इसराइल ने तो जो करना था कर दिया, और वो करता जाएगा। वो ईरान को कह रहे हैं ना कि आप ना रिस्पॉन्ड करें जी, जैसे पाकिस्तान को कहा था जब इंडिया ने किया, तो एस्केलेट ना करें।
अच्छा, अब बात यह है कि ईरान ने फैसला कर लिया जैसे पाकिस्तान ने किया था कि हमने हिट बैक तो करना है। अब वो हिट बैक अगर ज्यादा कामयाब हो जाता तो फिर एस्केलेशन हो जाएगी फ्रॉम द इजरायली साइड, और अगर कंस्ट्रेंट रहता है, रिस्ट्रेंट रहता है, तो फिर शायद स्पेस फॉर डायलॉग एंड सीज फायर कैन टेक प्लेस। अच्छा, लेकिन सिर साहब, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मामला था, इसराइल और ईरान, इसमें ईरान बहुत कमज़ोर मुल्क है जिसमें अंदरूनी कशमकश भी अपनी जगह अहम है। आपने माजी का भी हवाला दिया, चैलेंजेस अंदरूनी तौर पर क्या रहे, मुआशी दबाव अपनी जगह पर अहम है। जब नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया तो उन्होंने अपने खिताब में ईरानी अवाम को बराह रास्त मुखातिब किया। उनका क्या कहना था वो शामिल करते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारा दुश्मन मुश्तरका है, ईरानी अवाम को कह रहे हैं, और फिर उसका अहाता भी कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स में भी जा रहे हैं। तो सिट साहब, ईरानी अवाम स्पेशली अगर इस तरह से जंग लगती है और वहाँ मुजाहरे शुरू हो गए हैं और बदला लेने का कहा जा रहा है, हुकूमत पे दबाव अंदरूनी तौर पर बढ़ाया जा रहा है, अवाम किस हद तक हुकूमत के साथ होगी और रजीम चेंज के लिए कितने हालात साजगार हैं ईरान के अंदर? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर ये जो रेजीम है ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज बड़े इस रेजीम की फॉरेन पॉलिसी के बेस के ऊपर, रेडिकल इस्लामिक पॉलिसी के बेस के ऊपर बहुत सी सफरिंग की गई है ईरान की इकोनॉमी ने, ईरान के लोगों ने। सैंक्शंस लगे हैं और इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, हालात अच्छे नहीं है ईरान के अंदर, एंड लोग तंग भी आए हुए और बड़ी घुटन है वहाँ, इस पर कोई शक नहीं है। तो इस रेजीम बड़ी ऑपरेसिव रेजीम। अच्छा, अब ये एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक नेशनलिज्म जो है, पर्शियन इरानियन नेशनलिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जब ये फॉरेन इंटरवेंशन होती है इस किस्म की, तो उस वक्त वो नेशनलिज्म उभरती है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी कि जब ये इंडिया ने अटैक किया तो सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई, इवन द ऑपोजिशन, पीटीआई वगैरह। तो ये एक नेशनलिज्म का इजहार होता है। अब ईरान के अंदर भी ये दो कशमकश चलेगी। एक तरफ ऑपोजिशन, वो देखेगी कि अभी क्या हमारा मौका बन रहा है, क्या अब हमें रेजीम चेंज की तरफ जाना चाहिए और आयतुल्ला की जो रेजीम है, इस्लामिक रेजीम को खत्म करके एक सेकुलर रेजीम की तरफ जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक रेजीम की तरफ जाना चाहिए, जो कि अमेरिका को और वेस्टर्न को बड़ा खुश करेंगे। इस किस्म के लोग जो है उनको शायद पीछे से सपोर्ट भी मिले। दूसरा ये कि क्या फिर खड़े हो जाए अमेरिका के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो तो जाहिर है यही कहेंगे कि अटैक करें। बट मेरा ख्याल है कि जो लोग चाहते हैं कि एंड ऑफ दिस रेजीम, वो थोड़े नहीं है, वो साइलेंट जरूर हैं, मगर दे आर क्वाइट फेड अप विद दिस रेजीम आल्सो। तो ये कशमकश चलेगी। अब देखना ये है कि ये लोग किस तरीके से, इनकी जो हुकूमत है, ये जो लीडरशिप है, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है। सो आई कांट से, बट व्हाट आई कैन से इस बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका के साथ राब्ते में हैं, जो कि ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं। इंटरनल ऑपोजिशन तो नहीं है कोई भी, मगर एक्सटर्नल ऑपोजिशन जरूर है, सेपरेटिस्ट्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज अब अमेरिका और यूरोप जो है उनकी तरफ जाएंगे, रुझान होगा। जैसे आपने देखा कि सीरिया के अंदर क्या हुआ। सीरिया के अंदर एक आदमी, एक शख्स, एक सियासी जमात जिसको टेररिस्ट जमात कहा जाता था, उसके लीडर के ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड था बाय अमेरिका, और यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। रातों रात वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट या लीडर बन गए सीरिया के, और इस वक्त अमेरिका के MIT है और उनको एड भी मिलनी शुरू हो गई। तो बात यह है कि ये चीजें होती हैं इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो रेजिस्टेंस है ईरान के अंदर, जिसको अब यकीनी तौर पे हवा मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से इज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत से छोटी छोटी जमातें हैं, मगर इसके पीछे जो है, जो सोच थी एक जमाने में, वो मुजाहिदीन खल्फ की थी। अब हम लोगों को याद है कि जब अयतुल्ला खोमेनी आए ईरान के खिलाफ, जब महाज बना और रेजिस्टेंस मूवमेंट बनी, तो उस वक्त मुजाहिदीन खल्फ जो थी वो शाना बशाना सबसे आगे थी, और वो एक लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। मगर फिर अयतुल्ला ने आ गए, और जैसे ही पावर सीज किया अयतुल्ला खोमेनी ने, इस्लामिस्ट ने, तो मुजाहिदीन खल्फ को उन्होंने आइसोलेट कर दिया और वो भागे हुए वहां से, बिकॉज वो इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गई थी। अच्छा, तो अब वो मुजाहिदीन खल्फ जो है, दे
काफी अरसे तक तो वो लेफ्टिस्ट आइडियाज, मार्क्सिस्ट आइडियाज को वो प्रोपोगेट करते रहे, बट आई थिंक उन्होंने भी देख लिया कि दुनिया किस तरफ जा रही है, स्पेशली सोवियत यूनियन नहीं रहा, ईस्टर्न यूरोप नहीं रहा, एंड सो ऑन, एंड सो देयरफॉर उन्होंने ये रेजिस्टेंस काउंसिल बना ली है, जिसके अंदर जिसकी लीडर वो पुरानी लीडरशिप है ऑफ द मुजाहिदीन खल्क, मसूद और मरियम रजावी। ये कुछ अरसे पेरिस में होते हैं, कभी वो अल्बानिया में बेस किया हुआ है इन्होंने, और अब जो मेरी इतला है वो ये है कि अमेरिकन आर इन टच विद देम, स्पेशली मरियम रजावी, जो कि उसकी अहलिया थी मसूद की। तो वो अब इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, हम एक सेकुलर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम सियासी प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहते हैं, एटसेट्रा। तो ये बातें तो जैसे कहते हैं ना, दिस इज म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। इसी तरीके के साथ वो सीरिया के जो लीडर हैं उन्होंने भी फिर आखिरी वक्त पे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी, इसलिए फिर उनको भी तस्लीम कर लिया गया। तो इसके अलावा देयर आर सम सेपरेटिस्ट पार्टीज, ये तो है ना जो ईरान को इकट्ठा रखना चाहती है, मगर वो सेपरेटिस्ट पार्टीज भी है जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं। एक तो खैर जाहिर है वो कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी है, और इसके साथ साथ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। अब कुर्दिस्तान का तो एक और ही मामला है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो टर्की में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी उनका हिस्से है, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसी तरीके के साथ बलोच लिबरेट सेपरेटिस्ट के भी दो हिस्से हैं, एक है बलोच ग्रुप जुद्दुल्ला, जिसके बारे में सबने